स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। और जैसा कि आपको पता है हमने लास्ट टाइम कवर किया था रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, याद है आपको। हमने कवर किया था रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। तो याद करो जब हमने किया था रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स तो उसके अंदर दो तरह की रिएक्शन मेनली आपने पढ़नी है, जो मेनली दो तरह की है। एक तो आपने कंप्लीट कर ली है जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यह आपने कर लिया। ठीक है, आज मेनली जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको पता होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था कार्बन पे, ठीक है, जिसपे RX होता था। अब न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता था, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आज ये टॉपिक हमने पूरा कर लिया। हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में एक एक चीज डिस्कशन की, और जो चीज नहीं आप वीडियोस में दोबारा से देखें, जो समझ में नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछें। तो ये चीज हमने क्लियर कर ली। आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी, राइट। तो शुरू करते हैं आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बनाया, मैं मिटा रहा हूं इसको, ताकि मैं केवल आज जो टॉपिक खत्म शुरू करने वाला हूं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो यहां डालो सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इलेक्ट्रॉन अफेक्शन। मैं बोल दूं इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अफेक्शन। जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा, उसको बोलते हैं ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। जिसको इलेक्ट्रॉन से अफेक्शन है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपके पास क्या हो, देखो सबसे पहले हेलोएरीन्स एक मैं बनाता हूं। मान लीजिए हेलोएरीन्स मेरे पास है ये, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मान लो Cl है, क्लोरोबेंजीन है, इज इट क्लियर। तो यहां पर आप देखिएगा एक बारी क्या है, अगर मैं इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो क्या आपको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक समझ में आएगा? ऑब्वियसली आएगा। क्या करें, देखिए ये दोनों बॉन्ड यहां शिफ्ट, क्लोरोबेंजीन का बना रहा हूं, आप बना सकते हैं हेल एक्स लिख सकते हैं यहां पर। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये स्ट्रक्चर सबको पता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पता है सबको। यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर डबल बॉन्ड और Cl यहां आ गया प्लस। फिर अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं बनाऊं तो माय डियर स्टूडेंट्स साफ दिख रहे होंगे आपको, ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट और ये चार्ज यहां शिफ्ट। ये हमने कल भी बनाए थे, मतलब लास्ट क्लास में भी हमने ये बनाए थे, इज इट क्लियर। यहां Cl और यहां प्लस। फिर आप माय डियर स्टूडेंट्स चेक करें, ये आपका यहां और ये चार्ज यहां, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात चल रही है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर बॉन्ड्स और ये Cl और दिस इज प्लस, इज इट क्लियर। अब यार चेक करिए फाइनल स्टेप क्या रहेगा। फाइनल स्टेप में ये बॉन्ड यहां और ये इसको वापस मिल जाएगा बॉन्ड। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इससे हो जाता था मुश्किल। मगर अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? इलेक्ट्रोफाइल अटैक की, बिकॉज यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो हो रहा था। लास्ट का भी रिवीजन साथ में कराता हूं मैं। तो न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक इसलिए मुश्किल था बिकॉज यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आ गया। बिटवीन द हैलोजन एंड द कार्बन देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो न्यूक्लियोफाइल को ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो गया। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक रीजन ये भी था, रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है और डबल बॉन्ड आ रहा था। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के लिए बड़ी खुशी की बात है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल ने इस बॉन्ड को नहीं तोड़ना। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड फिगर और थर्ड फोर्थ फिगर में आप देखिए, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करना चाहेगा? ऑर्थो पे। यहां पर पैरा पोजीशन पे देखिए नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करना चाहेगा? पैरा पोजीशन पे और इस ऑर्थो पोजीशन पे भी, क्योंकि तीन जगह ही आप देख रहे हैं पूरे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। कहां पर? ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे पैरा पे, इज इट क्लियर।
तो इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक करता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कहां अटैक कर सकता है? उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो या तो वो करेगा ऑर्थो पोजीशन पे अटैक या वो करेगा पैरा पोजीशन पे अटैक। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मैंने इसलिए बना दिया या तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। ठीक है, बात क्लियर है आपको ये? तो अगर आप चाहें तो यहां पर लिखे रहने देता हूं, डोंट वरी। ठीक है, तो ये मेरे कहने का तरीका था और ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं इसके। अब मुझे एक चीज बताइए, जब आपको ये समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोफाइल जो अटैच होगा हेलो एरीन्स के अंदर वो किस पोजीशन पे होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है? मेरे पास है ये क्लोरोबेंजीन ही मैं ले लेता हूं, या कोई कंपाउंड ले लीजिए, एक्स ले लीजिए। इज इट क्लियर? ये मान लो मैंने अभी कोई कंपाउंड ले लिया, एक्स ले लिया, नॉट क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, कुछ भी रखो यहां पर, नो प्रॉब्लम। अब हुआ क्या? मेरे पास है ये इलेक्ट्रोफाइल। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है रेजोनेंस की वजह से कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने वाली है? ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। तो यहां पर ऑब्वियसली आप जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन होता है, लिख दूं यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां अटैक कर सकता है? इज इट क्लियर? कहां कहां अटैक कर सकता है? या तो इस पोजीशन पे अटैक करेगा ऑर्थो पे या पैरा पे, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा है। बात समझ गए? सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, बट वो अटैक प्रेफरली कहां करेगा? या तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहां पर? ऑर्थो पोजीशन पे, या ये अटैक करेगा कहां पर? पैरा पोजीशन पे। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन पे तो क्या होने वाला है? तो यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा। क्या चला जाएगा? हाइड्रोजन चला जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। इसका मतलब यहां क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स? यहां क्या हुआ? यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। इलेक्ट्रोफाइल आया, उसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहां पर ऑर्थो कंपाउंड बना। क्या बना? ऑर्थो बना। बात समझ में आई या नहीं आई? नोट पे लिखवा दूंगा, डोंट वरी, नोट पे लिखवा दूंगा मैं। फिर क्या हुआ? या इलेक्ट्रोफाइल मैंने अभी बोला आपको कहां अटैक कर सकता है? पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो इस हाइड्रोजन को वापस जाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर पैरा पोजीशन पे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, दो ही जगह अटैक कर सकता है, ये तो आप समझ गए हैं मेरी बात। कहां कहां? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये तो सेम रहा। पैरा पोजीशन पे आके क्या लग गया? इलेक्ट्रोफाइल लग गया। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गई। इसको लिख देते हैं पैरा। ये ऑर्थो है तो ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? पैरा है। अब ड्यू टू द सिमेट्री आप देखिए इलेक्ट्रोफाइल और एक्स की यहां डिस्टेंस, यहां पर क्या हिस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं दिख रही? यहां देखिए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्री की वजह से यहां पर रिपल्शन कम हो रहा है। तो ये जो मेजर प्रोडक्ट है, पैरा वाला प्रोडक्ट क्या है? मेजर है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हमेशा हमें क्या मिलने वाला है? इसमें मेजर मिलने वाला है। और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमें क्या मिलने वाला है? माइनर मिलने वाला है। अगर ये मेजर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ठीक है, तो किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है यहां पर, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और ड्यू टू द सिमेट्री भी हम कह सकते हैं कि सिमेट्री की वजह से आप देखिए कितनी दूर है ये दोनों ग्रुप, तो ऑब्वियसली यहां पर रिपल्शन कम होने वाला है। अब मैं नोट में आपको ये चीज नोट पे लिखवा रहा हूं, नोट लिख लो कि जो हैलो एरीन्स होते हैं दे आर ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो और पैरा और बोथ डायरेक्टिव ग्रुप। ऐसा नहीं है कि या केवल ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे लग जाएगा या केवल ये पैरा पे लग जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी हैलो एरीन में ये दोनों जगह भी लग सकता है, ये दोनों यहां पर और यहां दोनों जगह लग सकता है। अगर ज्यादा हमने अगर यूज कर लिया इलेक्ट्रोफाइल तो ये दोनों जगह लग जाएगा भाई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। तो हमें ये नोट पे लिखवा रहा हूं आपको मैं, नोट लिख लीजिए। एक काम करते हैं, यहां से कुछ रिमूव कर दे, एक इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऊपर वाला पार्ट पूरा रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, फिर एक बार एक नोट लिखवा रहा हूं, उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मिटाता हूं मैं ये। अब ये नोट जरूर लिख लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी हटा देते हैं, अब समझ में आएगी आपको। अब नोट क्या लिखेंगे, ये नोट सबसे जरूरी चीज है। लिखो जरा इसको याद रहने के लिए, वैसे तो स्ट्रक्चर हमारे पास है। नोट ये है, हैलो एरीन्स आर इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इन इलेक्ट्रोफिलिक
आर, ऐसे लिख देते हैं आर, ऑर्थो और पैरा, या तो ऑर्थो या फिर पैरा, या फिर दोनों, या फिर और बोथ डायरेक्टिव कंपाउंड्स, और बोथ डायरेक्टिव कंपाउंड्स। ऑर्थो पैरा और बोथ डायरेक्टिव इन हेलो एरीन्स बोल दो ना, इन हेलो एरीन्स, है ना, इन हेलो एरीन्स ऑर्थो पैरा और बोथ डायरेक्टिव कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जरूर लिखना है, न्यूक्लियोफिलिक मत लिख देना यहां पर। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बात समझे। तो इन हेलो एरीन्स लिख लीजिएगा इसको, ये ऐसी जगह खाली है, कोई बात नहीं। इन हेलो एरीन्स, अगर आप चाहो थोड़ा सा बेटर कर, मैं थोड़ा जगह ऐसे बना देता हूं, तो इन हेलो एरीन्स लिख देंगे तो आई थिंक इट वुड बी बेटर। ठीक है, हेलो एरीन्स के अंदर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्थो और पैरा के कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, या फिर दोनों बन सकते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर बन सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, जैसे नाइट्रेशन, जैसे सल्फोनेशन, जैसे क्लोरीनेशन, मतलब हेलोजिनेशन बोल दो उसको। तो हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन मैं आपको ये रिएक्शन दिखाने वाला हूं, ठीक है, वो सारी होंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो करते हैं, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पूरा कर रहा हूं मैं रिमूव इसको, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको करता हूं रिमूव, ठीक है। अब वन बाय वन हम रिएक्शंस की स्टडी करने वाले हैं, पूरी डिटेल आज रिएक्शंस की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कहां आपको डाउट्स आएंगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। तो ये नोट मिटा दिया मैंने। अब हम करते हैं सबसे पहली बात, वन बाय वन आज रिएक्शंस करेंगे और आपके सारे टॉपिक आज क्लियर हो जाएंगे। पहला है माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन। सारे मेरे साथ लिख लीजिए, हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन क्या हो सकता है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, है ना, ये सब हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप हेलो एरीन्स लीजिए। आपने ले लिया क्या, हेलो एरीन्स ले लिया, ठीक है। हेलो में आप एक काम करो, क्या मैं क्लोरीन ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लोरीन ले लूं, तो मैंने ले लिया यहां पर क्लोरीन, ठीक है, कुछ भी ले सकते थे, क्लोरीन ले लिया। अब मैं इसका हेलोजिनेशन कराने वाला हूं। हेलोजिनेशन क्या है, Cl2 डाल रहा हूं इसके अंदर में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। आप जानते होंगे ना AlCl3, इट इज अ व्हाट, एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, ये है माय डियर स्टूडेंट्स लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। मेरे सारे लेक्चर देखिएगा, मैंने एक चीज बताई है उसके अंदर से, इसी चैप्टर में है सारा, ठीक है, मैं आज भी बताऊंगा। तो आपको ये पता है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो ये तो क्लोरीन रहा, ऐसे एक आ गया ऑर्थो पे और दूसरा आ गया पैरा पे। इज इट क्लियर, देखो एक आ गया पैरा पे। और आप जानते हैं ऑर्थो वाला जो है, ये ऑर्थो, या इसका नाम लिख दो, है ना, ऑर्थो या फिर पैरा बोल देते हैं, पहले मैं ऑर्थो पैरा बोल देता हूं, डोंट वरी। ये पैरा है और ये आपका ऑर्थो है। ज्यादा स्टेबल कौन है, अभी बताया था मैंने, ये ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू द लेस स्टीरिक हिंड्रेंस ये ज्यादा स्टेबल है। ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें मेनली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। Cl2 के केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, आप आइडिया लगाओ, क्या Cl प्लस नहीं होगा। सबसे पहले इसमें हम जनरेशन करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की, जनरेशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रोफाइल। इसमें इलेक्ट्रोफाइल है कौन, ऑब्वियसली Cl प्लस होगा, तभी तो यहां अटैच हुआ माइनस पे, यहां भी माइनस था तो वहां भी Cl प्लस अटैच हुआ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। कैसे होगा, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपने लुईस एसिड लिया, क्या लुईस एसिड लिया, AlCl3 प्लस Cl2। Cl2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं। ये LCl3 क्या है, इट इज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं बताइए, लुईस एसिड क्या होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है, दे आर डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो दिस इज अ लुईस एसिड, मैं लिख देता हूं, ये हो गया लुईस एसिड। इसने क्या किया, क्लोरीन को अट्रैक्ट किया विद इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहां चला गया, इसने इस पे अटैक कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन लेके Cl माइनस इसके साथ आ गया, तो बना जी AlCl4 माइनस, प्लस में क्या बना, इसके इससे इलेक्ट्रॉन चले गए,
प्लस Cl प्लस बना। यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। इसी ने अटैक किया है कहां पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। सो दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। ये जो है यही यहां पर कौन है, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, किसमें, हेलोजिनेशन के अंदर, मतलब क्लोरीनेशन के अंदर। एनी डाउट? तो लुईस एसिड का काम एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है, आपको मैंने पहले भी बताया, अभी भी। अब ये Cl क्या करेगा, मैकेनिज्म अब करोगे तो Cl यहां अटैक करेगा, Cl अटैक करेगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। आप चाहो तो मैं 1 सेकंड में एक लाइन और लिख सकता हूं आपके उसके लिए, किसके लिए, मैकेनिज्म आपको लगे कि सर मैकेनिज्म इसका कहां है। तो आप एक काम करें, यहां पर ये मैकेनिज्म मान लो, यहां पर क्या था, क्लोरीन था, ठीक है, ये Cl प्लस है, ये बन चुका है ना अब, और यहां हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या हुआ होगा, Cl प्लस आया, इसने अटैक किया, समझे, इसने अटैक किया। कैसे अटैक किया, यहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं अभी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से आएगी, साफ डायग्राम अच्छे लगते हैं, ये तो सही है बिल्कुल। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी कैसे, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, ठीक है, और यहां पर जो Cl प्लस है वो यहां कर देगा अटैक, बात समझ गए। तो अगर अटैक कर देगा तो क्या बनने वाला है, तो यहां पर ये Cl और यहां पर एरोमेटिसिटी इसकी जा चुकी है, एक आ गया क्लोरीन, एक आ गया हाइड्रोजन। एरोमेटिसिटी अब यहां से चली गई है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को हर बारी कुर्बानी देनी होती है। ये एरोमेटिसिटी कैसे निकलेगी, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर देगा और -H प्लस बन के यहां से चला जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, ये Cl है और यहां पर भी Cl आ गया, देखो ये कंपाउंड बना नहीं बना। तो दिस इज अ मैकेनिज्म, अगर आप चाहो एज अ मैकेनिज्म इसको देख सकते हो, बस जरूरत नहीं है वैसे इतनी, बट एज अ मैकेनिज्म ये 2 स्टेप रिएक्शन हो गई ना। पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, फॉर्मेशन एरोमेटिसिटी चली गई, दोनों एक जगह आ गए, फिर क्या हुआ, एरोमेटिसिटी कायम करने के लिए हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स का बलिदान दिया और वापस से -H प्लस करके चला गया, तो फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। सिमिलरली पैरा पोजीशंस भी यही काम होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, इज इट क्लियर और नॉट। तो ये एज अ मैकेनिज्म इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और मैं लिख देता हूं ये मैकेनिज्म है, क्या है ये, मैकेनिज्म है, ये जो नीचे है ये मैकेनिज्म है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। फिर चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको करता हूं रिमूव। इसके बाद करते हैं हम नाइट्रेशन, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। सारी बहुत आसान रिएक्शन हैं आज की क्लास की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैं सारी। अब हम करते हैं सबसे पहले, फर्स्ट हमने कर लिया, क्या कर लिया हमने हेलोजिनेशन कर लिया। अब सेकंड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नाइट्रेशन। याद करिए नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अगर मैं लिख दूं यहां पर तो NO2 प्लस होता है ना, थोड़ा सा याद करने के लिए और कुछ नहीं है। सबसे पहले काम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करें या बाद में करें, अगर रिएक्शन दिखा दो पहले, जैसे रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या होती है, जैसे मान लो, ठीक है, वहां पर मैंने नेम नहीं लिखा था तो नेम भी लिख लेना, नेमिंग। अब ये देखो, मान लो मेरे पास ये है, ये क्लोरीन ही है, मैं वही ले रहा हूं, क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं, ठीक है, हमेशा क्या ले रहा हूं, क्लोरोबेंजीन ही ले रहा हूं, इसी से कर रहा हूं सारे। अब मैंने हेलो अरेंज तो ले लिया, अब मैंने इसके अंदर क्या डाला, मैंने डाला HNO3 प्लस H2SO4, पास में आ रही है, HNO3 डाला और साथ में मैंने क्या डाला, H2SO4 डाला। इनका काम क्या है, काम है इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन करेगा ये। HNO3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के काम आएगा, कैसे आएगा हम अभी बताएंगे आपको। तो यहां पर आपको क्या मिला, आपको मिला यहां क्लोरीन है, नो प्रॉब्लम, यहां पर नाइट्रेशन करें NO2 है तो ऑब्वियसली NO2 अटैच होने वाला है यहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही ज्यादा होती है। ओके, साथ में पैरा वाला भी तो कंपाउंड मिलेगा, या केवल एक से काम चलाओगे, ये भी मिलेगा, ये क्लोरीन है, ये पैरा वाला है, ठीक है। अब ये क्या है, अब ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ये आ गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको लिख देते हैं ऑर्थो, ठीक है, और ये है आपका पैरा। एक्चुअल में अब इसको क्या करें,
नेमिंग अगर इसकी लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और ये 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो मैं लिख भी देता हूं, चलो 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। भाई नेमिंग तो सिखाई है मैंने, नेमिंग वाली मेरी क्लास देख लेना। और ये 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये इनकी होगी नेमिंग्स, ठीक है। चलो नेम कर दिए। अब ये भाई सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ और उसका मैकेनिज्म छोटा सा नीचे कर देंगे। मैकेनिज्म का मतलब है कैसे रिएक्शन, वो आपको मैंने सिखाई दिया है। अब होगा क्या, यहां पर सबसे पहले क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। भाई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ ये हमें पता होना चाहिए। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब NO2+ कैसे जनरेट हुआ, इसको इलेक्ट्रोफाइल तो बोलते हैं। अच्छा शुरू करते हैं। सबसे पहले H2SO4 है ना, इसका रोल है H2SO4, ये S है, ये O, ये O, ये H2S1 2, ये O। अब देखो ये क्या बना, H2SO4 बना ये, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, साफ समझ में आना चाहिए। अब होगा क्या माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से H, हर एसिड का काम होता है H+ आयंस को देना। तो ये अपना H+ आयन देगा, H2SO4 है ना, तो H+ आयन तो देगा। एसिड का काम क्या होता है, H+ आयंस को देना। अच्छा जी कैसे देगा ये H+ आयंस को, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मैं चलो ऐसे भी बना दूं, है ना, एक्चुअली में ऐसा होता है ये अपने नॉट ये मैंने क्या कर दिया, उल्टा क्यों कर रहा हूं, ये यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन H+ आयन देगा ना, तो H+ आयन कैसे देगा, H+ आयन ये ऐसे देगा, यहां से -H+ आयन चला गया, तो क्या बना OHSO और O, और यहां पर क्या है O, और इसके ऊपर कर दूं माइनस। अभी ये लगाओ या ना लगाओ डोंट वरी, ठीक है। अब देखो, अब मुझे तो ये चाहिए था, क्या चाहिए था, H+, तो यहां पर H+ मुझे आयन मिल चुका, ठीक है। -H+ कर दिया या फिर उधर +H+ कर दिया, बात एक ही है, ठीक है। एक ही जगह लिख दो, ये हटा दो चाहे, क्योंकि उधर मैंने लिख दिया ना। अब ये देखो जनरेशन ऑफ H+ हुआ, अब HNO2 का रोल आया। HNO2 का रोल कैसे आएगा, अब ये N है, ठीक है, NO2 HNO2 होता ना, तो नॉट HNO3 है, HNO3 है, उसका रोल देख लो कैसे है, ये होता है जी HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये H+ क्या करेगा, अटैक कर देगा इसके ऊपर, या ये उसके ऊपर अटैक कर देगा, सीधी सी बात है, H+ के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां पर एक कंडीशन निकल के आएगी, चेक करिएगा क्या है वो, N इसी तरह से, O इसी तरह से, ये इसी तरह से, ठीक है। अब यहां पर क्या बना O, तो क्या ऐसी कंडीशन नहीं आ गई है क्या, या O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो वाटर का रिमूवल होता है, सारे जानते हैं, वाटर यहां से हो गया रिमूव, ठीक है, -H2O कर देते हैं। यहाँ क्या बचा NO, और यहाँ इस तरह से बचा O, और यहाँ आ गया प्लस चार्ज, या हम बोल दें इसको NO2+, इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारा जनरेट। चेक करिए एक बार दोबारा से देख लीजिए, कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो H2SO4 में क्या हुआ, H2SO4 ने अपना H+ आयन रिलीज कर दिया, दे दिया, इस बार ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिए और H+ आयन दे दिया। अब क्या हुआ, ये H+ आयन ने अटैक कहाँ किया, इस ऑक्सीजन पे HNO3 पे, तो वाटर की यहां पर ऑक्सीजन से मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये बॉन्ड मतलब शिफ्ट कर गया और वाटर रिमूव कर गया, क्या बचा एक्चुअल में NO2+ बचा, और यही तो इलेक्ट्रोफाइल था जिसने यहां पर अटैक किया, देखो यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। तो एक काम करिए, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। एक्चुअली मैकेनिज्म मत, ये तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल तो बन गया ना, अब ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैकेनिज्म चलो एक बता देता हूं हल्का सा, है ना, वैसे तो आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से, क्योंकि मैकेनिज्म सारा सेम है, मैकेनिज्म 2 कॉपी है, ठीक है, मैकेनिज्म सेम है। अब क्या करूं मैं, नाइट्रोजन का मैकेनिज्म कर लेते हैं, चलो ऐसे लिख लेते हैं मैकेनिज्म आप, ठीक है, मैकेनिज्म के रूप में लिख लोगे तो प्रॉब्लम क्या है, खुद से करो, चलो मैकेनिज्म इसका खुद से करो। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वही होगा क्लोरोबेंजीन, यहां पर जो हमने लिया था वो आ गया, ठीक है। कौन अटैक करेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल
मैंने बोला ना यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है, सेम टू कॉपी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा मतलब NO2 प्लस अटैक करेगा, भाई यही तो है। अब अटैक कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, बताइए ऑर्थो पे या पैरा पे। तो क्या करूं मैं, ऑर्थो पे कर देता हूं, पैरा पे आप कर लो। तो ऑर्थो वाला मैं कर देता हूं, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे अटैक हुआ तो क्या होगा, यहां पर सब सेम, यहां पर सब सेम नहीं, सॉरी, यहां पर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट करेगा, ठीक है, यहां नेगेटिव चार्ज, तो तभी NO2 प्लस ने अटैक किया, तो यहां आ गया NO2 और हाइड्रोजन भी आ गया, एरोमेटिसिटी इसकी गई चली। और यहां पर क्या है, यहां पर है क्लोरीन, और ये बॉन्ड इस तरह से ये बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब अपना बलिदान कौन देगा, इस हाइड्रोजन को मैंने इसको नहीं किया अभी, ठीक है, पैरा वाला आप कर दो। अब इसमें से ये हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा -H प्लस करके, ठीक है, ये चला गया तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गए, तो एरोमेटिसिटी आ गई वापस। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपका NO2 यहां पर लग गया, मतलब 1 क्लोरो 2 नाइट्रो 1 क्लोरो बेंजीन, सही है, कोई प्रॉब्लम है इसमें। पैरा वाला भी आप कर सकते थे, पैरा वाले में भी वही बात, पैरा वाला अगर लेंगे तो पैरा में ये हो गया, अब यहां पर पैरा में ये हो जाता, चलो मैं कर रहा हूं, ये पैरा वाला है, ठीक है, हाइड्रोजन। अब क्या हुआ, यहां पर NO2 प्लस आया, इस बारी अटैक वो कहां करेगा, पैरा पोजीशन पे, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, तभी अटैक करेगा यहां। अब अटैक किया तो फिर क्या बनेगा, तो बनने वाला है ये बॉन्ड ऐसे ही है, ये Cl, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी, ये तो ऐसे, और यहां पर हाइड्रोजन भी है और साथ में NO2 भी लग गया। अब क्या होगा, एरोमेटिसिटी वापस आएगी, -H प्लस होगा, तो लाओ यार एरोमेटिसिटी वापस, खुद से करो, ये यहां शिफ्ट और -H प्लस चला गया, और आपको ये चीज वापस से एरोमेटिसिटी मिल गई। तो ये तो मैंने नेम तो बताया था, ठीक है, कोई डाउट इसमें, तो एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। तो अब करते हैं हमारी थर्ड रिएक्शन में, मिटाता हूं इसको मैं। अब थर्ड रिएक्शन करते हैं क्या, सल्फोनेशन, ठीक है, खुद से करिए, सल्फोनेशन करते हैं। सल्फोनेशन में क्या पूछा गया है, तो नाइट्रेशन मिटाते हैं, सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल बताओ क्या है, सल्फोनेशन। तो अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3H, और यहां होता है प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, कैसे जनरेट होता है, इसको जनरेट भी करेंगे। रिएक्शन दिखा दें आपको, क्लोरो से कर रहा हूं तो क्लोरोबेंजीन ले लिया मैंने, ठीक है, ये होगा क्लोरोबेंजीन। उसमें क्या डाला जाए कि सल्फोनेशन हो जाए, आप एक काम करें, H2SO4 डालें, ज्यादा डालें, ठीक है, H2SO4 डालेंगे तो क्या होने वाला है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल तो आपको पता चल ही गया, तो कंपाउंड तो आप इजीली बना लेंगे। अब या एक तो यहां आ जाएगा SO3H, ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड इसको बोलते हैं, ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड, साथ में क्या बनेगा, पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड, लिख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड बन गया। अब देखिए ये बॉन्ड तो रहेंगे, ये बना। अब इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन कैसे हुई वो पढ़ लेते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जो कि यहां पर कौन है, SO3H प्लस है, कैसे बना, ऑब्वियसली H2SO4 का रोल आएगा सबसे पहले। H2SO4 का रोल आप जानते ही हैं, क्या होता है, यहां ऐसे होता था ना, SO4 SO3 हो गया, H2SO4 ना,
तो यहाँ पर क्या होने वाला है, H2 और यहाँ पर भी ये आएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब हो गया H2SO4। यहाँ काम क्या होता है, H+ निकलेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। तो ऑब्वियसली अगर सिंपलेस्ट वे में बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ माइनस, ठीक है। साथ में क्या मिला, H+, यही तो हमें चाहिए था। अब इस H+ का रोल आएगा, ये एक और H2SO4 मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ये ज्यादा डालो, एक्सेस में डाला हुआ है ना, बोला मैंने। अब H2SO4 का एक और मॉलिक्यूल है यहां पर, ठीक है, बनाओ उसको भी। ये है। अब क्या होगा, अब ये जो H+ है ये अटैक यहां करने वाला है। और अब आप बहुत कुछ समझ गए होंगे अब क्या होने वाला है। यहां समझदार को इशारा काफी नहीं, तो यहां पर क्या होने वाला है, O और यहां पर 2H। यहां पर अब मैं ये ना लगाऊं, यहां पर वाटर की बाहर जाने की कंडीशन बन चुकी है। क्या आपको दिख रहा है साफ? लेट्स चेक। हाँ, दिख तो रहा है, ठीक है। अब आप एक काम करें, पानी को निकाल दें यहां से बाहर। ये वाटर चला गया बाहर, -H2O कर दें तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाना है। क्या मिलेगा, SO O O H और क्या मिला यहाँ प्लस, SO3H+ मिल गया ना। या इसको लिख दीजिए SO3H और यहाँ प्लस लगा दीजिए। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई, समझ लीजिए इसको। हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, तभी इलेक्ट्रोफाइल ने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक किया है। मैकेनिज्म इसका भी सेम 2 कॉपी, ठीक है। मैकेनिज्म दोनों आप खुद करिए, चलो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कराइए और पैरा पोजीशन। मिटाता हूँ, थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म तो सेम ही होता है, मैंने पहले भी बहुत बारी बताया है। ये बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि उन बच्चों को भी आ जाए बिल्कुल जिनको समझ ना हो, ठीक है। स्टार्टिंग में कर रहे हूँ उनको भी समझ में ये चीज़ आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि धीरे धीरे, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म चलो मैं करता हूँ ऑर्थो वाला, आप करिएगा पैरा वाला। सेम मैकेनिज्म है। ऑर्थो वाले में क्या है, सबसे पहले क्या होना है, ये क्लोरोबेंजीन आई, ठीक है। यहां पर नाम नहीं लिख रहा मैं, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, SO3H+ है। तो यहां का हाइड्रोजन ऑर्थो पे अटैक करना है ना इसने, तो यहां पर सबसे पहले तो ये हुआ और इसने अटैक किया यहां, तो क्या बना चेक करिए, ये बना जी Cl और यहां पर 2 चीजें आ गई, SO3H आ गया और साथ में हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत है तो पूछो। और ये बॉन्ड वैसे के वैसे ही रहे। सेकंड स्टेप में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, -H+ होगा। सेकंड स्टेप में -H+ होगा, तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड हाइड्रोजन का यहां शिफ्ट, एरोमेटिसिटी वापस। बार बार इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को रट जाएं सब चीजें। SO3H, बस समझ गए। पैरा का भी सेम, पैरा का भी बना लो, चाहे पैरा वाले में भी सेम कॉपी, 2 कॉपी बनानी है पैरा की भी, ठीक है। क्या बनानी है, 2 कॉपी बनानी है पैरा की भी। बनाओ जरा, खुद से बनाओ, तब तक मैं तभी इसलिए खराब कर रहा हूं इसको ताकि आप तब तक बना लो खुद से, ठीक है। पॉज तो करोगे नहीं वीडियो। तो ये हो गया जी पैरा वाला। पैरा वाले में ये हाइड्रोजन ये वाला होता है, ये क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली SO3H+ अटैक करने वाला है इस पोजीशन पे। क्यों करेगा, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, या ऊपर से कर दो उस बॉन्ड को शिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया, ये और ये और ये क्लोरीन, और यहाँ पर SO3H और यहाँ हाइड्रोजन। अब क्या होने वाला है, -H+ यहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है। एरोमेटिसिटी इसकी वापस आने वाली है, तो भाई एरोमेटिक करैक्टर भी वापस आ गया, ठीक है। बातें समझ में आ रही होंगी मुझे उम्मीद है पूरी। और ये क्लोरीन है, ये SO3, ये H है, ठीक है। तो अभी हमारा सल्फोनेशन का मैकेनिज्म भी होता है खत्म। बहुत आसान चीज़ें हैं सारी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको करता हूँ रिमूव, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
हमने कर लिया नाइट्रेशन, हमने कर लिया हेलोजिनेशन, हमने कर लिया सल्फोनेशन। अब हमें क्या करना है? अब हमें बेसिकली पहले इलेक्ट्रोफाइल के कुछ नाम लिख देता हूँ, जो जो हमने किया है ना, हमें पता होना चाहिए ना, हमने जो जो किया उसके नाम लिखते हैं। पहले क्या क्या किया हमने किया सबसे पहले क्लोरीनेशन, ठीक है, लिख देते हैं क्लोरीनेशन। जब हमने किया तो हमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिला वो मिला Cl+ मिला, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। फिर हमने क्या किया? हमने नाइट्रेशन किया। नाइट्रेशन करने से हमें क्या मिला? हमें क्या मिला नाइट्रेशन करने से? वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमें मिला इलेक्ट्रोफाइल N, ये क्या हो गया, हमें इलेक्ट्रोफाइल मिला NO2+ मिला। फिर हमने क्या किया? हमने सल्फोनेशन किया। क्या किया डियर स्टूडेंट्स? सल्फोनेशन। फिर हमें क्या मिला? SO3H+ मिला। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या करने वाले हैं? फ्रीडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राफ्ट रिएक्शन। 11th में भी आपने बहुत पढ़ा है इसके बारे में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसमें 2 इलेक्ट्रोफाइल मिलेंगे आपको। पहला मिलेगा CH3+, ठीक है, मतलब वो बनेगा कहां से? वो बनेगा CH3+ बनेगा COCH3 से बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या मिला? CH3+ मिला, ठीक है। एक और इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, ठीक है, एक और इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा CH3CO+। तो मैं इसको लिख देता हूं, एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा, CH3CO, और ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, 2 इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रोफाइल है? वी हैव 2 इलेक्ट्रोफाइल्स, तो 2 इलेक्ट्रोफाइल हैं। ये मिलेगा CH3COCl से, CH3COCl से, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो बात की बातें पढ़ेंगे। अच्छा, यहां मैंने क्या ये लगा दिया COCH3, हाँ, इससे जो हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? CH3+ मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, दोबारा चेक कर लो, COCH3+ हमें मिलेगा इससे इलेक्ट्रोफाइल, किसमें? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, और COCH3 से मिलेगा CH3+। एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं करा रहा हूं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। करिए, ले लीजिए, हाँ, जस्ट 1 मिनट 1 मिनट। ये COCH3 CH3Cl से मिला, ये CH3Cl से मिला, ये तो पेन नहीं चल रहा है, CH3Cl से मिला, ये ठीक है। CO लिख दिया था मैंने धोखे से, CH3 जैसे COCl से मिला CH3CO+, और CH3 से Cl से मिला CH3+, ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपकी, है ना, शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स? इसके अंदर 2 तरह के आपके न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, और इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, 2 तरह के होंगे। पहला इलेक्ट्रोफाइल मैंने बताया अभी CH3+ होगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? CH3CO+ होगा। समझ गए? ये इलेक्ट्रोफाइल्स है दोनों। सबसे पहले वही स्टेप करिए, क्लोरोबेंजीन लीजिए, ले लिया क्लोरोबेंजीन, सेम रिएक्शन, सेम फिनोमिना। क्लोरोबेंजीन में सबसे पहले क्या डालेंगे? हमारे पास CH3Cl होना चाहिए, इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल तभी बनेगा ये, और एनहाइड्रस, एनहाइड्रस क्या? AlCl3 होना चाहिए। तो आपके पास क्या बनने वाला है? ऑर्थोक्लोरो, Cl है, और यहां पर आ गया CH3, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन बोल दो उसको, वैसे टोल्यूइन तो होता नहीं है, तो ये बन गया ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन। इसकी बात करें, पैरा पे भी बन जाएगा ऐसे, ये यहां क्लोरीन और यहां CH3, तो ये पैरा क्लोरोटोल्यूइन।
कोई डाउट? दो कंपाउंड हमारे तैयार हो गए। अगर अब आप चेंज कर दें, ये क्लोरोबेंजीन ही लें, इसके अंदर क्या डालें? लिख देता हूं क्लोरोबेंजीन, दोनों क्लोरोबेंजीन ना, तो एक से पता चल जाएगा। इसमें आप डालें क्या? CH3COCl, तो CH3COCl हमने इसमें डाला, बात में आ गई। अब डाले एनहाइड्रस AlCl3, सेम चीज, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये ऐसे बनेगा, बात में आई। अब क्या होगा? अब भाई सेम प्रोडक्ट ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन, COCH3 लग गया ना, तो ये बना शिट COCH3, इसको लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। और प्लस में क्या बनेगा? प्लस में मिलेगा पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन, तो लिख दो इसको CO, ये है पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। तो हमें यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से दो चीजें मिल गई हैं। एक क्या मिला है? ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन, और दूसरा क्या मिला है? पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन मिला है। इज इट क्लियर? इसको करते हैं रिमूव, और आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये रिमूव करता हूं, ओके। तो फाइनल इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम चलते हैं एंड ऑफ द लेक्चर की तरफ। तो ये क्वेश्चन इसी के बेस्ड पे है जो हमने ये किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बेस्ड पे है, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है ऑल्दो chlorine is electron withdrawing group, ये तो आपको पता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। yet it is ortho and yet it is, फिर भी ये क्या होता है? it is ortho and para directing, ortho and para directing in aromatic electrophilic substitution reactions, in aromatic electrophilic substitution reactions। ये मेरे पास क्वेश्चन है और इसका आंसर देना है। यहां लिखता हूं आंसर। अब देखो, जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ये हमने खुद देखा भी है, ठीक है। बट अगर वो और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा उस जगह से, फिर भी ऑर्थो पैरा क्यों है? तो ये क्वेश्चन है यहां पर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, तो कुछ लिखवाता हूं सबसे पहले मैं, ठीक है, कि क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एंड शोज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। क्लोरीन इज EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, एंड शोज इंडक्टिव इफेक्ट। क्या करता है? इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है ये, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एंड शोज इंडक्टिव इफेक्ट एंड destabilizes the intermediate carbocation, the intermediate कार्बोकेटाइन, जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है उसको डिस्टेबलाइज करता है। कैसे करता है? चेक करें क्या। मान लो ये मेरे पास क्या है? क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। क्या है? क्लोरोबेंजीन है।
यहां पर क्या हुआ, ये क्लोरोबेंजीन क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा ना क्लोरोबेंजीन। अब सबसे पहले क्या हुआ, मान लो कोई रिएक्शन हुई, मेरे पास ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल ने ये बॉन्ड यहां शिफ्ट और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आ गया, तो मेरे पास बना ये कंपाउंड बना, चेक करो यार इसको। और यहां चेक करो, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इस जगह पे थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, ये क्लोरीन है, ठीक है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर यहां पर, या आपको पता है यहां हाइड्रोजन भी होता है एक, तो एक हाइड्रोजन और एक ई बना देता हूं, तो ये यहां पर जो कार्बोकैटायन है उसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। क्यों, बाय इंडक्टिव इफेक्ट, देखो यहां पॉजिटिव चार्ज है, उससे और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो मैं लिख रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट, यहां लिख देता हूं इंडक्टिव इफेक्ट destabilize the carbocation। तो इंडक्टिव इफेक्ट destabilizes the intermediate carbocation। जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन, इसको कौन डिस्टेबलाइज कर रहा है, देखो ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को और कम कर रहा है और ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। बट एट द सेम टाइम ये इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ एक और इफेक्ट दिखाता है जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट, उसकी वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट कैसे दिखाता है, तो पहले मैं बना देता हूं, बिकॉज यार जगह कम है ना, बना देता हूं फिर ऊपर मिटा दूंगा, या लिख देता हूं पहले, थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, जैसे मैंने वहां लिखा था ना, यहां लिख देता हूं, जैसे यहां लिखा था दूसरा है ना, थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट हैलोजन टेंड्स टू, थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट लिखना था ना, थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट halogen tends to stabilize the intermediate carbocation, tends to stabilize the intermediate carbocation and रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू हैलोजन क्या करता है, स्टेबलाइज करता है इस कार्बोकैटायन को। कैसे करता है वो पढ़ते हैं, अभी डायग्राम बनाऊंगा। कार्बोकैटायन एंड दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड, सबसे ज्यादा कहां ये इफेक्ट होता है, मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। कहां होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या करता है कि जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है वो स्टेबलाइज होता है, ठीक है। इसके मैं डायग्राम बनाता हूं, ऊपर ये क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा मुझे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन मिटाता हूं बिकॉज आंसर यहां से शुरू है ना, तो आंसर पूरा कंप्लीट करते हैं, तो ये भी मिटा दूं, पूरा मिटा देता हूं, ऊपर जगह मिल जाएगी। अब क्या होगा, अब मान लो ये रेजोनेंस दिखाएगा, तो रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, अब रेजोनेंस इफेक्ट भी यहां पर आएगा। क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा, यहां हाइड्रोजन पहले से है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट और इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर देगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ही था इसके बारे में। तो क्या बना आपका, ये ध्यान दीजिएगा इस पे, ये Cl बना और यहां से ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां हाइड्रोजन है और यहां इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई। अब इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है। कौन स्टेबलाइज कर रहा है, रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, ये मिटाता हूं ऊपर, है ना। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे कर रहा है, ये पढ़ना है आपने, ये है। तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये क्या करेगा, स्टेबलाइज कैसे करेगा, ये देखो अपने इलेक्ट्रॉन दान में दे रहा है,
ये जो इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तो इसने शेयर कर लिया, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, 6 इसके इलेक्ट्रॉन खुद के हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहे हैं तो स्टेबलाइज हो रहा है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। बात समझे? बाकी ये दो बॉन्ड ऐसे के ऐसे रहे, तो यहां मैं लिख रहा हूं इट स्टेबलाइजेस द रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइजेस, स्टेबलाइज कैसे, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, स्टेबलाइज तो कर रहा है इंटरमीडिएट को, स्टेबलाइजेस द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। अब रेजोनेंस दो तरह से है, एक यहां भी देखो, ये तो ऑर्थो पे था तो पैरा पोजीशन पे हो सकता है, ये क्लोरीन है, अब देखो ठीक है, अभी ऑर्थो की बात नहीं कर रहे, पैरा की बात करते हैं। अगर पैरा पोजीशन पे इसने अटैक कर दिया ना, इसने, तो क्या बनने वाला है, लेट्स चेक, कैसे भी ले लो ये, तो यहां पर हाइड्रोजन पहले से ही है, ठीक है। अब क्या होगा, अब फाइनली हमें ये मिलेगा, ये चाहे हाइड्रोजन हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। अब देखो यार, यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन लगा दो चाहे। अब अगेन क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन देके, देखिए तो रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन, ठीक है, देख ही रहे हो आप, सीधी सी बात है, मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया। अब दोनों में टक्कर में जीतेगा कौन, मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट कर रहा है डीस्टेबलाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, बट एज अ सेम टाइम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं कि स्टेबलाइज कर रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज को कम करके। बात समझ गए, दोनों चीजें हो गई, बट ज्यादा इफेक्ट किसका है, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है किससे, रेजोनेंस इफेक्ट से, इसलिए नेट डीएक्टिवेशन होता है रिंग के अंदर। बेंजीन की अपेक्षा जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो हेलो एरीज में कम होती हैं, क्यों, क्योंकि नेट डीएक्टिवेशन हो रहा है, नेट डीस्टेबलाइजेशन हो रहा है ना। हमने क्लोरीन लगाया, उसकी वजह से दो इफेक्ट आए, एक आया रेजोनेंस, एक आया इंडक्टिव, तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है रेजोनेंस से, तो जब इंडक्टिव इफेक्ट डीस्टेबलाइज कर रहा है तो एक्चुअल में नेट तो डीस्टेबलाइजेशन होगा ना इसमें, तो मतलब टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू बेंजीन कम रहेगी, किसके अंदर, हेलो एरीज के अंदर, ठीक है। तो मैं ये भी चीज लिखवा देता हूं, ये चीज लिख लिया आपने, पूरा इसका ले लो पहले स्क्रीनशॉट, ठीक है, बट मैं यहां लिख देता हूं, चलो शॉर्टकट में लिख देता हूं, यहां पर यही लिख रहा हूं, ठीक है, ये चीज यहां पर, उसके आगे द कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्गर है किससे, रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट लिख रहा हूं इसको, रेजोनेंस इफेक्ट, एंड कॉजेज द नेट डीएक्टिवेशन, ठीक है, नेट डीएक्टिवेशन करता है एज कंपेयर टू बेंजीन, एज कंपेयर करूं मैं अगर बेंजीन से तो नेट डीएक्टिवेशन हो गया, कम रिएक्शन होगी, ठीक है, रिएक्टिविटी कम कर दी इसने क्योंकि नेट डीस्टेबलाइजेशन हो रहा है। बट आर इफेक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, पे जो आर इफेक्ट हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये क्या कर रहा है, ये डीएक्टिवेशन को कम कर रहा है, ठीक है। पैरा पोजीशन मेक्स रिंग लेस डीएक्टिवेशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, पूरा मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। आप समझ लो मेरी बात एक बार फटाफट, मैं इसको रिवीजन करा रहा हूं। इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर से। पहला कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है फिर भी वो ऑर्थो पैरा है, क्यों है, इसका आंसर ये है, क्लोरीन दो चीजें दिखाता है। अगर क्लोरीन रिंग के साथ अटैच है तो वो इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच होता है तो यहाँ कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है, अगर जितना ज्यादा ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और नेट डीएक्टिवेशन होगा, मतलब डीस्टेबलाइज होगी रिंग।
ऑन द अदर हैंड ये एक और इफेक्ट दिखाता है जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। उसकी वजह से इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं फालतू में पड़े हुए। ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जैसे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है उन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर शेयर कर देता है ताकि ये पॉजिटिव चार्ज कम हो और नेट क्या हो, स्टेबलाइजेशन मिले इस रिंग को। ठीक है, दोनों इफेक्ट आपस में लड़ते हैं, मतलब कह सकते हैं कि कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में जीतता कौन है, इंडक्टिव इफेक्ट जीतता है, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा भारी पड़ जाता है रेजोनेंस इफेक्ट पे। तो नेट जो डीएक्टिवेशन होता है, मतलब उसकी एज कंपेयर टू बेंजीन रिएक्टिविटी कम हो जाती है इसकी वजह से, क्योंकि नेट डीस्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन उसके कंपेयर में जो आर इफेक्ट है वो ऑर्थ और पैरा पोजीशन पे रिंग को लेस डीएक्टिवेशन कर रहा है, मतलब वहां पर अटैक हो पाए इलेक्ट्रोफाइल का, उसके लिए ये नेट डीएक्टिवेशन कम कर रहा है वो। ठीक है, इतना सा यहां प्रोसेस है। आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहां होता है फिनिश। बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिस्कशन आज किया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, हर एक चीज मैकेनिज्म, और स्टार्टिंग से मैंने हर एक चीज आपको बताई है। ठीक है, हमने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और ये क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो आप एक काम करिए, आप पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय।